हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सन इंडियन स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपको एनसीईआरटी के क्लास 6 का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे जो आपको दिया गया है अध्याय 1 प्रारंभिक कथन, जिसमें आपको दिया गया है चैप्टर का नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। हम आपको इसमें बताएंगे कहाँ कहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कितना बनता है, कितना ज्यादा इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको कौन सा कहाँ से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम आपको शुरू करते हैं चैप्टर शुरू करने से पहले हम आपको बता दें ये आपका इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में आपको कुछ खास बातें नहीं बताई गई हैं। चलिए हम इसमें आपको बता देते हैं, जो कि बच्चों को पढ़ाने के लिए। जिसमें कह रहा है, रसीदा बेटी एक बार पढ़ रही थी, अचानक उसकी निगाह एक सुर्खियों पर पड़ी। 100 साल पहले वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। तो कैसे पता लगाई, इसके मन में क्वेश्चन आता है, जो ये लड़की है रसीदा नाम की। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था तुम रेडियो पढ़ सकते हो, टेलीविजन देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था तुम किसी ऐसे व्यक्ति से पता कर सकते हो या बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो, यानी कि जो उस समय का घटना याद रखता हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं। तो कह रहा है कि अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह से के घरों में रहते थे। हम आखेटकों मतलब शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, उसके बाद शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियां सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे, लोग कहाँ रहते थे। सबसे पहला क्वेश्चन इसका ये है कि लोग कहाँ रहते थे। तो चलिए हम आपको बता देते हैं। इसमें कह रहा है कि मानचित्र एक पृष्ठ 2, ये पहला पृष्ठ है हमारा। तो 2 पर कह रहा है कि नर्मदा नदी का पता लगाओ। तो इसको हम पढ़ लें, उसके बाद आपको 2 पर दिखाते हैं नर्मदा नदी कहाँ पे। कह रहा है कई लाख वर्ष पहले से लोग नदी के तट पर रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। कुशल संग्राहक मीन्स जो जानकारी रखते थे, यानी कि अपने खाने पीने के सामानों के, यानी संग्राहक में होता है डायरेक्ट उपभोक्ता, जो आसपास के जंगलों के विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का अखेट यानी शिकार भी करते थे। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि आपको ये है आपका सेकंड पेज, जिसको हम पृष्ठ नंबर 2 बोलते हैं। तो इसमें देखिए आपको क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा था कि मानचित्र 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। तो मानचित्र 2 में आपको हम बता दें नर्मदा नदी आपकी कहाँ पर है। इसमें ये दिया गया प्राकृतिक मानचित्र, तो इसमें आपको नर्मदा नदी का पता लगाना है। तो है बीचों बीच, भारत के बीचों बीच में है। ये देखिए, ये हमारी क्या है, नर्मदा नदी। तो यही क्वेश्चन में पूछ रहा था। तो चलिए हम आपको बता देते हैं नर्मदा नदी कहाँ पर है। ये हो गया। तो हमारा अगला कह रहा क्या कहा है कि अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे पहले क्या, गेहूं तथा जौ जैसी फसलों का उपजाना आरंभ किया। सबसे पहले गेहूं और क्या है, सबसे पहले गेहूं और जौ को उपजाना शुरू किया था इन्होंने। भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में
विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। तो चलिए हम आपको बता देते हैं उत्तर पूरब। देखिए ये आपका होता है पूरब, पूरब होता है राइट साइड में, लेफ्ट में होता है पश्चिम, लेफ्ट में पश्चिम, ऊपर होता है हमारा उत्तर, नीचे होता है दक्षिण। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य में विंध्य, उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य में, देखो उत्तर पूर्व में गारो की पहाड़ियां, तो हम आपको दिखा दें उत्तर पूरब, उत्तर यहाँ से यहाँ तक आपका उत्तर और पूरब हो गया, तो गारो की पहाड़ियां ये दी गई है, और विंध्य बीच में कह रहा है कि विंध्य की पहाड़ियों को पता लगा, तो विंध्य की पहाड़ियां ये है नर्मदा नदी के सीधा ऊपर, तो आपको ये दिया गया है। उसके बाद से क्षेत्र थे जहां कृषि का विकास हुआ, जहां सबसे पहले चावल उगाया गया। क्या सबसे पहले यहाँ पर चावल उपजाया गया? वह स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। वह स्थान कहाँ पर? वह स्थान कहाँ पर स्थित है? विंध्य के उत्तर में स्थित है, उत्तर में। तो चलिए हम आपको बता देते हैं। नेक्स्ट पृष्ठ नंबर हमारा आ गया 3। पृष्ठ नंबर 3 पर हमारे मानचित्र पर सिंध तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। तो चलिए हम आपको बता दें सिंध और इसके सहायक नदियों को। देखिए आपको यहाँ पर देखिए ये सिंध नदी है, आपको दी गई है सिंध नदी, ये दी गई है। इसकी सहायक नदी देखो 5 इसकी सहायक नदियां, झेलम, चिनाब है, उसके बाद रावी नदी है, फिर ब्यास नदी है, फिर सतलज नदी है। तो ये इसकी सहायक नदियां हो गई। आगे चलिए हम आपको बताते हैं, कह रहा है मानचित्र तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक नदी में मिल जाती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। अब आपको हम चित्र में फिर से दिखाते हैं कि गंगा और इसकी सहायक नदी कहाँ है। ये है गंगा नदी, और यहाँ पर आपको गंगा नदी दिखाई पड़ रही, और ये इसकी सहायक नदी है। तो क्या कह रहा है कि गंगा और इसकी सहायक नदियों सोन का पता लगाओ। तो चलिए हम आपको बता देते हैं सोन का पता लगाओ। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, क्या कह रहा है? गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, यानी पहले मगध, वर्तमान बिहार, अब उसे बिहार कहा जाता है, नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव महाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी, फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरी क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए हम आपको बताते हैं। हम पृष्ठ नंबर 3 पढ़ रहे हैं। कह रहा एक बार फिर से मानचित्र 1 को देखो। पहाड़ियों, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा और निर्माण करते हैं, यानी कि इस पूरे अपने जो भारत है इसका पूरा
प्राकृतिक सीमा आपको बनाई है किससे? महाद्वीप का समुद्रों से, पहाड़ियों से और पर्वतों से। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी संस्कृति परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। देश के नाम, अब देश का नाम कैसे पड़ा? देश का नाम कैसे पड़ा इसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अब हम यहीं तक आपको बताएंगे, आगे आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। हर चैप्टर का पूरा कंटेंट बताने के बाद आपको उस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एकदम प्योर एनसीईआरटी से हम आपको पढ़ा रहे हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराएंगे। तो वीडियो में हमेशा बने रहिए और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी वीडियो को लाइक करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।